सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगर वार्निंग के बारे में। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है पार्कर। वह स्पेशल फोर्सेस की कमांडो है, मगर जब वो अपने घर वापस आती है तब उसे पता लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। उसके बाद सारी चीजें बदल जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने सीरिया का दृश्य आता है। यहीं पर हम स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को देखते हैं, जिनमें एक लड़की है जिसका नाम है पार्कर। पार्कर जाती है आतंकवादियों के बीच और एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देती है। पार्कर के पास ज्यादा हथियार नहीं है, सिर्फ उसके पास एक चाकू है, मगर जिस तरीके से वो लोगों को मारती है उसे देख करके ऐसा महसूस होता है कि उसने सैकड़ों लोगों को पहले भी मारा है। वो सबकी लाशें बिछा करके आती है बाहर। तब हम उसके एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है स्पाइडर। अब उनका ये मिशन ऑफिशियली खत्म हो चुका है। सारे लोग यहाँ से वापस जाने लगते हैं। तभी रास्ते में पार्कर का फोन बजता है। वो जब फोन उठाती है तब हमें पता लगता है कि जेसी नाम के एक आदमी ने कॉल किया है, जो उसी शहर में रहता है जहाँ पर पार्कर का घर है। जेसी का भी बॉयफ्रेंड हुआ करता था पार्कर का। वो बताता है कि हाल ही में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है एक माइन कोलैप्स में। इस बात को सुनने के बाद अब पार्कर की हालत खराब होने लगती है। बिना वक्त गंवाए वो वापस चली जाती है अपने घर। वहाँ जाते ही उसकी मुलाकात होती है जेसी से। वो कहता है कि मैंने बहुत तहकीकात की, सारी चीजों को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पिता ने खुद अपनी जान ली है। उन्होंने एक लेटर भी लिखा था तुम्हारे लिए, जिसे पढ़ करके ये पता लगता है कि वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे और उनकी मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे खराब हो रही थी। मगर इस लेटर को पढ़ने के बाद पार्कर कहती है कि मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते, मैं उन्हें जानती हूँ, ये सब कुछ बस एक ढकोसला है। पर जेसी उसकी बातों को नहीं सुनता। उसे लगता है कि पार्कर को सदमा लगा है। वो पार्कर को कहता है कि तुम्हारे पिता का पब ऐसे ही खाली पड़ा है, उसे अब तुम्हें ही चलाना पड़ेगा, वो तुम्हारे परिवार की लेगेसी है। वो पार्कर को लेकर के पहुंचता है पब में और चला जाता है। जब पूरे पब में पार्कर घूमती है तो उसे सिर्फ अपने पिता की याद आती है। हर तरफ उनकी तस्वीरें लगी हुई है। वो इस बात पे भरोसा नहीं कर पाती कि उसके पिता अब जिंदा नहीं है। रात में भी बस वो रोती रहती है। तभी वो देखती है कि बाहर कोई पब की तरफ आ रहा है और चुपके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तुरंत पार्कर उस पर टूट पड़ती है। जैसे ही वो उसका चेहरा देखती है उसे पता लगता है कि यह उसका बेस्ट फ्रेंड माइक है। माइक कहता है कि तुम्हारे पिता ने एक लिजर्ड पाल रखा है, मैं उसी को खाना खिलाने आया था। ये दोनों अब बात करने लगते हैं। माइक कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता की लाश को देखा था उस माइन के अंदर। इन बातों को सुनने के बाद पार्कर कहती है कि मुझे भी वहाँ जाना है, क्या तुम लेकर के चलोगे? तब माइक उसे लेकर के जाता है और बताता है कि कुछ दिनों से तुम्हारे पिता बहुत बदले बदले से नजर आने लगे थे। वो जितना समय घर पे नहीं बिताते थे उससे ज्यादा समय वो माइन के अंदर रहते थे और किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती थी। हमने यहाँ पर एक कैमरा भी लगाया था एंट्रेंस पे, जिसे देख करके ये बात पता लगती है कि वो ज्यादातर समय यहीं पर रहते थे। अब पार्कर चली आती है अंदर। उसे हर तरफ खून के धब्बे नजर आते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो भावुक हो जाती है। वो आसपास के पत्थरों को देखने लगती है क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरीके के दिख रहे हैं। एक पत्थर देखने के बाद उसे पता लग जाता है कि यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था, वो भी ग्रेनेड का। ये कोई हादसा नहीं था। तब माइक कहता है कि ये हादसा ही होगा, तुम्हारे पिता ने गलती से बटन दबा दिया होगा जिससे ग्रेनेड फटा होगा और वो दब के मर गए होंगे। मगर पार्कर इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आने वाली है। वो हर तरफ पत्थर को फेंकने लगती है जिससे ब्लास्ट होता है और कहती है कि ये सब कुछ बस एक षड्यंत्र है, मुझे उसी का पता लगाना है कि किसने मारा है मेरे पिता को और आखिर क्यों, और मैं इस सच्चाई का पता लगा करके रहूंगी। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंचते हैं एक बार में। जब ये लोग बियर पी रहे होते हैं तभी यहाँ पर एल्विस नाम का आदमी आता है। तब हमें पता लगता है कि एल्विस जेसी का छोटा भाई है और वो बहुत ही बदतमीज है। वो पहचान चुका है पार्कर को और उससे बात करना शुरू करता है। पार्कर को एल्विस बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो उससे ज्यादा देर बात नहीं करती और चली आती है बाहर। बाहर आते समय उसकी नजर पड़ती है एक गाड़ी पे। जैसे ही वो अंदर झांकती है उसे बहुत सारा हथियार नजर आता है। तब वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर इन लोगों ने इतना हथियार क्यों रखा है। वो अपनी गाड़ी में आकर के इंतजार करने लगती है कि आखिर उस गाड़ी के अंदर कौन आकर के बैठता है। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग आते हैं और जाने लगते हैं यहाँ से। तब पार्कर उनका पीछा करना शुरू कर देती है ताकि उसे कुछ पता लग सके। बहुत देर लोग गाड़ी का पीछा करते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग कार रोकते हैं और सारे हथियारों को लेकर के जाने लगते हैं स्टोर के अंदर रॉबरी करने के लिए। बड़े ध्यान से इन चीजों को पार्कर देख रही है। अंत में वो माइक को कहती है कि तुम गाड़ी के अंदर ही इंतजार करो। वो चली जाती है बाहर और चुपके से घुसती है उस स्टोर के अंदर। वो देखती है कि सब लोग चोरी कर रहे हैं। तब वो उन पे टूट पड़ती है। उन्हें पता भी नहीं है कि उनका मुकाबला किससे है। उन्हें लगता है कि पार्कर बस एक लड़की है जिसे वो लोग आसानी से मार गिराएंगे। मगर अब पार्कर एक एक करके इन्हें धूल चटाना शुरू कर देती है। जो भी उसके पास आता है सिर्फ उसके हड्डियों से आवाजें आती हैं। पार्कर ने सबकी धज्जियां उड़ा दी है। जब वो एक चोर को नीचे गिराती है तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी घड़ी पे, जो बहुत ही पुरानी है। तुरंत उस घड़ी को पार्कर ले लेती है और इन्हें पीट के यहाँ से भगाने के बाद पहुंचती है अपने पिता के दोस्त के पास, जिसका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक घड़ी को देख करके कहता है कि ये तो मेरी घड़ी है, तुम्हें कहाँ से मिली? पार्कर बताती है कि एक चोर के पास से, जिसे मैंने खूब तबीयत से धोया है। फ्रैंक कहता है कि ये सुन करके खुशी हुई। थोड़े समय पहले उन सारे गुंडों ने मुझे घेर लिया था
उन लोगों ने मेरे ऊपर बंदूक ताना और मेरी अंगूठी छीन ली। मैं एक बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन आज जब तुमने बताया कि तुमने उन्हें तबीयत से धोया है तब मेरे दिल को सुकून मिला है। इन बातों को सुनने के बाद पार्कर भी मुस्कुराती है और रात भर यही रुकती है। सुबह सुबह उठने के बाद जब वो जा रही होती है तभी वो देखती है कि माइन के पास एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या है। तब वो चढ़ जाती है पहाड़ के ऊपर। वहाँ से वो देखती है कि एल्विस यहाँ पर आरपीजी छोड़ रहा है। आरपीजी कोई छोटा हथियार नहीं है, ये बहुत ही मॉडर्न और एडवांस हथियार है। अब यही बात पार्कर को समझ में नहीं आ रही कि ऐसे छोटे मोटे गुंडे के पास आरपीजी कहाँ से आया। वो इस चीज को कैसे भी पता लगाना चाहती है। सबसे पहले वो कॉल करती है स्पाइडर के पास और कहती है कि अपने हैकर्स का इस्तेमाल करो और इस चीज का पता लगाओ कि ऐसे तुच्चे लोगों के पास आरपीजी आया तो आया कहाँ से, और यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उन सब का भी एक्सेस चाहिए मुझे। स्पाइडर लग जाता है काम पे। थोड़े समय के बाद वो बताता है कि इन सारी चीजों को डार्क वेब से खरीदा जा रहा है और खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि एल्विस ही है। इन बातों को सुनने के बाद पार्कर को शक होना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं एल्विस मिला हुआ है उसके पिता के मर्डर में। वो उसका पीछा करना शुरू करती है। थोड़े समय के बाद उसे पता लगता है कि माइन के पास ही एक मिलिट्री कैंप है जहाँ पर बहुत सारे मॉडर्न हथियार आते हैं और इन हथियारों की ये लोग तस्करी भी करते हैं। अब ये सारे लोग भी पार्कर के रडार में आ जाते हैं। उसने हमेशा इन पर भी नजर रखना शुरू कर दिया है। इसी बीच वो माइक से दोबारा मिलती है। तब माइक उसे लेकर के जाता है अपने घर पे, जहाँ पर पार्कर की मुलाकात होती है माइक की माँ से। पार्कर एक के बाद एक सवाल पूछती है उससे ताकि वो अपने पिता के बारे में और चीजें जान सके और उनके आखिरी समय के बारे में भी। उसे बहुत सारी बातें पता लगती हैं जिन्हें सुनने के बाद वो भावुक होने लगती है। तब जाकर के बैठती है माइक के बारे में और पूछती है कि एल्विस क्या कर रहा है। वो कहता है कि एल्विस आजकल हथियार बेचता है। उसने मेरे एक दोस्त को भी AK-47 बेचने की कोशिश की। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो किसके लिए काम कर रहा है और उनके पास इतने सारे हथियार कहाँ से आते हैं। इसी बारे में पार्कर भी सोच रही है। उसे दोबारा कॉल आता है स्पाइडर के पास से। स्पाइडर कहता है कि आज एल्विस एक डील करने वाला है घोस्ट नाम के आदमी से। घोस्ट एक आतंकवादी है और भगौड़ा भी। वो लोकेशन बता देता है कि ये डील कहाँ पे हो रही है। बिना वक्त गवाए वहाँ पर पार्कर पहुँचती है। तब वो देखती है कि ये सारे लोग हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं और चारों तरफ अंधाधुंध मशीन गन चला रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर पार्कर भी है। एक बंदा इधर ही मशीन गन चलाने लगता है। वो सारी गोलियां पार्कर को लगती, मगर ऐन वक्त पे वो छुप जाती है और भाग जाती है वहाँ से। जेसी कहीं ना कहीं प्यार करता था पार्कर से। वो दोबारा उसे डेट पे लेकर के जाता है और यहाँ पर पार्कर की मुलाकात होती है जेसी के पिता से, जिसका नाम है इज़ीकेल। वो पार्कर को देखने के बाद कहता है कि तुम्हें एक दिन हमारे घर पे आना चाहिए, फैमिली डिनर पे। थोड़ी देर के बाद इज़ीकेल यहाँ से चला जाता है, मगर जेसी और पार्कर एक ही साथ रहते हैं। वो खाना खाते हैं, शराब पीते हैं और रात में इंटीमेट होते हैं। जैसे ही रात में जेसी सोता है, पार्कर उठ जाती है। वो थोड़ी देर तक स्मोक करती है, फिर अपना साइकिल उठा करके निकल पड़ती है पुलिस स्टेशन की तरफ। उसके पास जेसी का कार्ड है जिसकी मदद से वो चली आती है अंदर। अंदर आने के बाद वो निकालती है अपने पिता से जुड़े हुए सारे फाइल्स को और सबकी तस्वीरें लेना शुरू कर देती है ताकि वो इस केस के तह तक पहुंच सके। अगले दिन वो जाती है मुर्दा घर अपने पिता के लाश को देखने के लिए। लाश को देखने के बाद वो घंटों वहाँ पर फूट फूट के रोती है। फिर उनका अंतिम संस्कार होता है और पार्कर अस्थियों को भी समर्पित कर देती है जमीन में। वो अभी भी बहुत ही ज्यादा उदास है। तब उसकी मुलाकात होती है यहाँ के सेनेटर से। सेनेटर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ घूमो, इससे मुझे फायदा होगा। जल्दी ही वोट होने वाला है, कहीं तुम इसमें मेरी मदद कर पाओ। पार्कर कहती है कि मुझे इन सारी चीजों की ज्यादा समझ नहीं है, मैंने हमेशा ही लड़ाई लड़ी है, मगर मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी स्पाइडर मैसेज भेजता है यहाँ पे पार्कर के पास। मैसेज देखने के बाद पार्कर को पता लगता है कि एल्विस गया है उसी माइन में जहाँ पर उसके पिता काम किया करते थे, यानी उसके पिता के माइन के अंदर। पार्कर भागते हुए पहुंचती है वहाँ पे। अंदर जाकर के वो देखती है कि वो लोग माइन के अंदर से हथियारों को बाहर निकाल रहे हैं। तब वो सारे गाड़ियों को पंचर करना शुरू कर देती है और अंदर घुस करके सबको पीटती है। सबको गिराने के बाद वो एल्विस के गले पे चाकू रखती है और चली आती है बाहर। तभी देखती है कि एल्विस के आदमी पहुंच चुके हैं उसके घर तक और पूरे घर को आग लगा दिया है। तब एल्विस को छोड़ के वापस भाग के आना पड़ता है पार्कर को। वो अंदर आकर के बचे हुए लोगों को पीटती है। एक बंदा उस पर भारी पड़ता है। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती है, मगर अंत में पार्कर उसे उठा करके फेंक देती है नीचे जलती हुई आग में, मगर उसके साथ साथ वो भी गिरती है नीचे। मगर ऐन वक्त पे वो रेलिंग को पकड़ करके लटक जाती है। थोड़ी देर के बाद वो आती है ऊपर। तब उसे याद आता है कि एल्विस अभी भी बाहर है। वो दोबारा आती है एल्विस के पास। एल्विस अपनी गाड़ी से भागता उससे पहले वो उसके गले में फंदा लगा करके पीटना शुरू कर देती है ताकि वो अपने गुनाहों को कबूल करे कि उसी ने मारा है उसके पिता को। वो बार बार उसे ऐसे ही पीटते रहती है। तभी यहाँ पर जेसी आता है और कहता है कि तुम मेरे भाई को ऐसे नहीं पीट सकती, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ, और वो लेकर के उसे चला जाता है पुलिस स्टेशन। तब
पार्कर कहती है कि मुझे तुम सारे लोगों पर शक है, तुम्हारा भाई और तुम्हारे पिता, तुम सारे लोग मिले हुए हो। इस शहर में जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं तुम्हें इन सब का पता है। जेसी कहता है कि तुम आरोप लगा रही हो, तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है हम लोगों के खिलाफ। पार्कर कहती है कि मैं जल्दी ही सबूतों को निकाल करके लाऊंगी। उस माइन के अंदर कैमरे लगे हुए हैं और उन सारे कैमरों के फुटेजेस मेरे पास हैं। इन बातों को सुनने के बाद अब सब घबरा जाते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पार्कर का वकील आता है पार्कर को छुड़ाने के लिए। तब पार्कर सारी चीजें बताती है अपने वकील को, जिसका नाम है लुइस। लुइस कहता है कि मैं जा रहा हूँ माइन के अंदर और देखता हूँ कि कहाँ कहाँ कैमरे हैं। वो पहुंच जाता है माइंस में, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले वहाँ पर जेसी आ जाता है, जिसे उसके पिता ने ऑर्डर दिया है कि वो मार दे लुइस को। दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्विस और उसके पिता एजेकिएल को। ये सारे लोग मिले हुए हैं और एक साथ इस शहर को चलाते हैं। एल्विस बड़ी ही बेरहमी से पीट रहा है पार्कर को और एजेकिएल यहीं पर खड़ा है। ये लोग बार बार पार्कर से एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी सबूत है उसे हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पार्कर इनसे बात कर रही होती है और इसी बीच वो अपने हथकड़ी को भी खोल रही होती है, क्योंकि उसके बालों में एक क्लिप लगा था। उसी क्लिप के मदद से एजेकिएल पार्कर को कहता है कि तुम्हारा कांटेक्ट कौन सा है और वो कैसे तुम्हें सारी खबरें दे रहा है, मुझे उसके बारे में बताओ। तब पार्कर स्पाइडर के बारे में बताती है और कहती है कि उसे कॉल करो। जैसे ये लोग स्पाइडर को कॉल करते हैं वो चिल्ला करके कहती है कि इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है और टॉर्चर कर रहे हैं। इतना कहने के बाद वो हमला कर देती है इन लोगों पे। वो बंदूक निकालती है और सीधा कंधे में गोली मारती है एजेकिएल के और उस पे बंदूक तान करके बाहर लेकर के आने लगती है। तभी एक पुलिस वाला बंदूक तान देता है पार्कर पे और इस चीज का फायदा उठा करके एजेकिएल भाग जाता है। धीरे धीरे पार्कर उसके पास जाती है और पुलिस वाले को भी पीट करके गिरा देती है नीचे और भागती हुई आती है बाहर। बाहर आने के बाद वो देखती है कि एजेकिएल यहाँ से भाग चुका है। तब वो बैठती है कार में ताकि जितनी जल्दी हो सके एजेकिएल तक पहुंच सके, मगर पार्कर बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। आधे रास्ते में वो बेहोश हो जाती है और उसकी गाड़ी आकर के टकरा जाती है एक वायर से। बगल में ही एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। वो देखता है पार्कर को और भाग करके आने लगता है उसके पास उसे बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम जेसी को देखते हैं, जिसके हाथ में अभी पार्कर का फोन है। वो स्पाइडर और उसके द्वारा हुई सारी बातों को चेक कर रहा है। वो स्पाइडर को मैसेज करता है कि अब मैं ठीक हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर मत आना, ताकि स्पाइडर यहाँ पर ना आए। और अब एल्विस भी अपने काम पे लगा हुआ है। वो हर तरफ कोशिश कर रहा है कि कैसे भी वो स्पाइडर को ढूंढ निकाले। वो सबसे पहले जाता है माइक के घर पे, उसे धमकाता है और उसकी माँ को भी कि ये लोग बता दें कि पार्कर कहाँ पे है, मगर इन्हें कुछ भी नहीं पता। तब ये लोग घंटों पूरे घर की तलाशी लेते हैं, मगर कहीं भी जब इन्हें पार्कर नहीं मिलती तब ये लोग यहाँ से जाते हैं। इनके जाने के बाद माइक अपनी माँ के साथ जाता है बेसमेंट में। तब हमें पता लगता है कि इन लोगों ने हमेशा से यहीं पर पार्कर को छुपा करके रखा था, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं कि इनके बेसमेंट के अंदर भी एक घर है। ये लोग पिछले 3 दिन से देखभाल कर रहे हैं पार्कर की। दूसरी तरफ अब एल्विस की परेशानियां बढ़ती जा रही है और एजेकिएल की भी, क्योंकि उन लोगों ने घोस्ट से वादा किया था उसे सप्लाईज देने का। घोस्ट उन्हें एडवांस भी दे करके गया था, मगर अभी भी इनके पास हथियार नहीं है। अब दूसरी तरफ पार्कर को होश आ जाता है 3 दिनों के बाद। वो धीरे धीरे रिकवर कर चुकी है। माइक उसे पूरी बात बताता है कि हर तरफ एल्विस उसे ढूंढ रहा है। अब कहीं ना कहीं वो भी तैयार हो रही है कि वो सबको मार गिराएगी। वो सबसे पहले कहती है कि मुझे हथियार चाहिए। माइक कहता है कि मेरे पास नहीं है, मगर मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसके पास हथियार है। ये लोग लेकर के जाते हैं गाँव में एक आदमी के पास, जिसके पास बहुत सारे खतरनाक हथियार है। पार्कर अपने लिए हथियार लेती है और पहुंच जाती है फ्रैंक के पास। तब फ्रैंक उसे कुछ पुराने ग्रेनेड्स देता है जो बहुत समय से उसने संभाल के रखा है, और एक बहुत बड़ा खंजर भी जो पार्कर को बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ घोस्ट अब पहुंच जाता है एजेकिएल के घर पे और सबको पीटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग मुझे हथियार नहीं दे सकते तो अभी के अभी मेरा एडवांस वापस चाहिए। एजेकिएल कहता है कि वो सारे पैसे खर्च हो गए इलेक्शन में, मैं तुम्हें वो पैसे नहीं दे सकता। तब घोस्ट गुस्से में आकर के एजेकिएल के बेटों को किडनैप कर लेता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर आती है पार्कर। वो सबसे पहले मारती है बाहर के गार्ड को और तब खंजर लेकर के अंदर आती है एजेकिएल के पास। एजेकिएल एक कुर्सी पे बैठा है। उससे कहती है कि मुझे बताओ कि तुमने मेरे पिता को क्यों मारा। मगर एजेकिएल बस एक ही बात कहता है कि मेरा तुम्हारे पिता से कोई भी कनेक्शन नहीं है और ना ही मैंने उसे मारा है। लेकिन पार्कर को पता है कि इस आदमी से कैसे बातें उगलवानी है। वो उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। तब वो अंत में पूरी सच्चाई बताता है। पार्कर आती है बाहर और माइक को पूरी बात बताती है कि मेरे पिता को पता लग गया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इन लोगों ने सारे हथियारों को मेरे पिता के माइन के अंदर छुपा करके रखा था। वो सारी बातों को पुलिस वालों को बताने वाले थे। तब अंदर एक ही पुलिस वाला गया और वो था जेसी। और जेसी ने मेरे पिता को गोली मारी। जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तब उन्होंने जानबूझ के ग्रेनेड को ब्लास्ट किया ताकि हमेशा के लिए वो हथियार अंदर के अंदर ही फंसे रह जाए। अब मुझे कैसे भी उन सारे लोगों को मार गिराना है। माइक कहता है कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं और अभी वो लोग डील कर रहे हैं घोस्ट के साथ जो एक आतंकवादी है। तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं उलझना चाहिए। पार्कर कहती है कि उस माइन को मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता है, वो मेरे पिता के माइन से। वो लोग सारे हथियारों को बाहर निकाले, उससे पहले मैं सबको मार गिराऊंगी। इतना कहने के बाद वो पहुंच जाती है माइन के पास। तब देखती है कि घोस्ट के लोग यहाँ पर आ चुके हैं
और वो एक एक करके सारे हथियारों को बाहर निकाल रहे हैं। तब पार्कर अपने बंदूक को निकालती है और निशाना लगाना शुरू कर देती है। तब यहाँ पर स्पाइडर आ जाता है। उसे कुछ भी पता नहीं कि आखिर क्या हुआ पार्कर के साथ। उसे अभी भी लग रहा है कि पार्कर इनके कब्जे में है। वो इन सारे लोगों से कहता है कि आखिर पार्कर कहाँ पर है। तब ये लोग झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि वो माइन के अंदर है। वो स्पाइडर को अंदर इसलिए लेकर के जाना चाह रहे हैं ताकि अंदर ही उसका काम तमाम कर दे। लेकिन स्पाइडर अंदर जाता उससे पहले यहाँ पर गोली चलाकर पार्कर एक बड़ा सा ब्लास्ट करती है। तो स्पाइडर समझ जाता है कि क्या मामला है। वो सारे लोगों से लड़ना शुरू कर देता है, मगर इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। वो स्पाइडर को पकड़ के लेकर के चले जाते हैं माइन के अंदर, मगर वो लोग उसे मारते उससे पहले चली आती है पार्कर अंदर। वो एक एक करके सबको मारती है और स्पाइडर के साथ जाने लगती है अंदर। तब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा आरपीजी पड़ा हुआ है। पार्कर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें पूरे आरपीजी को ब्लास्ट करना है। वो एक आरपीजी लेकर के आते हैं बाहर, मगर वो लोग ब्लास्ट करते उससे पहले ये लोग गोलियां चलाने लगते हैं और एक गोली आकर के लगती है पार्कर के कंधे पे। तब वो गिर जाती है नीचे। इस चीज को देखने के बाद स्पाइडर आरपीजी को छोड़ता है और बाकी सारे आरपीजी ब्लास्ट हो जाते हैं, मगर ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं और उन्हीं पत्थरों में स्पाइडर दब जाता है। पार्कर अपने आप को संभालती है और आगे बढ़ती है। तभी घोस्ट आकर के हमला करता है उस पे। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। पार्कर आधी घायल हो चुकी है, फिर भी वो अपने खंजर को उठाती है और उसे काटना शुरू कर देती है घोस्ट को। अंत में घोस्ट भी मर जाता है। तब वो दोबारा आगे बढ़ती है स्पाइडर को बचाने के लिए, मगर उससे पहले उस पे अब टूट पड़ता है एल्विस। एल्विस सबसे पहले उसके खंजर को नीचे गिराता है और मारना शुरू कर देता है पार्कर को। उसे पता नहीं कि पार्कर कितनी खतरनाक है। वो अपने कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करती है और एल्विस को मार करके सबसे पहले नीचे गिराती है। उसके बाद एक चाकू से स्टैब कर देती है उसके गले में। एल्विस की भी मौत हो जाती है। तभी हम माइक को देखते हैं जो अपने साथियों को लेकर के आया है। ये सारे लोग मिलकर के पत्थरों को हटाते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि स्पाइडर अभी भी जिंदा है, मगर पार्कर का मिशन अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो अपने हथियारों को लेती है और हर तरफ ढूंढना शुरू कर देती है जेसी को, क्योंकि वही असली हथियारा है उसके पिता का। थोड़ा अंदर आने के बाद उसे एक रास्ता नजर आता है जो सीधा जाता है मिलिट्री कैंप में। वो चली जाती है ऊपर जाने के बाद जैसे ही वो मिलिट्री वालों को देखती है, नाटक करती है कि वो घायल है। सारे मिलिट्री वाले उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हम एम्बुलेंस बुलाने जा रहे हैं। उनके जाने के बाद अब मौका मिल जाता है पार्कर को आगे बढ़ने का। थोड़ी देर के बाद उसे जेसी मिलता है। तब वो उस पर हमला करके पीटना शुरू कर देती है और कहती है कि आखिर तुम मेरे पिता को कैसे मार सकते हो? अगर मेरे बाद वो किसी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे तो वो सिर्फ तुम थे। आखिर तुमने ये कैसे किया? जेसी को भी इस बात का दुख है। वो पार्कर को पीछे धक्का देता है और ग्रेनेड निकाल लेता है ताकि वो अपनी जान ले सके। पार्कर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जेसी कहता है कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे समझ में नहीं आया कि उस समय मैं क्या करूं। इतना कहने के बाद ग्रेनेड ब्लास्ट होता है और जेसी की मौत हो जाती है। अब पार्कर का बदला पूरा हो चुका है। वो आती है वापस और निश्चय करती है कि वो अपने पिता के पब को फिर से रिपेयर करे और चलाना शुरू कर देगी। तभी उसकी मुलाकात होती है स्पाइडर से। स्पाइडर कहता है कि मुझे वो फुटेज मिल चुका है तुम्हारे पिता के मौत वाली। पार्कर कहती है कि मुझे उस क्लिप को नहीं देखना। वो अपने लैपटॉप में बाकी क्लिप्स को प्ले करती है जब वो बचपन में अपने पिता के साथ खेला करती थी, और उन सारे क्लिप्स को देखने के बाद मुस्कुराती है। तभी उसे माइक का वीडियो कॉल आता है और हमें पता लगता है कि पब को अब माइक ही चलाएगा। पार्कर यहाँ पर कभी कभी आएगी जब भी उसे अपने मिलिट्री के काम से फुर्सत मिलेगी। तब वह स्पाइडर के साथ यहाँ से निकल पड़ती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।